जो हमने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा था इंटर कंट्री अडॉप्शन के रिगार्डिंग, उसमें कुछ पूछना है? कल उसके बारे में रिवाइज हमने पूरा कर लिया था। फिर उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 9 पढ़ा था, ये अडॉप्शन से रिलेटेड था, अडॉप्शन। और दूसरा पढ़ा था चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में हमने ऑफेंसेस के बारे में पढ़ा था, ऑफेंसेस अगेंस्ट द चाइल्ड। कितने से कितने सेक्शंस कवर किए थे? सेक्शन नंबर 74 से लेकर के 89 तक के सेक्शंस। यहां तक कुछ पूछना है क्या? आयुषी जी, रिया जी, प्रियंका जी, नो सर। क्लियर था सारा कुछ? यस सर। ओके। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर 10 है, जिसका टॉपिक टाइटल जो है वो क्या है? मिसलीनियस। मतलब ये मिसलीनियस होता क्या है ये समझना पहले तो। अगर ये टाइटल समझ में आ गया तो सारी चीजें समझ में आती है अपन को, ठीक है। तो मिसलीनियस का मतलब ये है कि जो सब्सटेंटिव पार्ट है आपका, सब्सटेंटिव पार्ट कौन सा था? क्या ये सब्सटेंटिव पार्ट नहीं है क्या? ये भी सब्सटेंटिव पार्ट है। तो सब्सटेंटिव पार्ट का मतलब है कि जो भी लॉ बनाया गया है और जो मेन मेन प्रोविजन डाले गए थे वहां पर कुछ ऐसी कमियां रह गई जो छूटनी तो नहीं चाहिए थी, फिर भी छूट गई किसी ना किसी तरीके से। तो वहां पर जो चीजें जोड़ नहीं पाए और बाद में लगा कि यार ये चीज भी जोड़ देनी चाहिए, तो वो सारी चीजें कहां जोड़ दी उन्होंने? मिसलीनियस में जोड़ दी। जो छोटी मोटी चीजें जो रह जाती हैं उनके बारे में कहां जोड़ दिया गया? उसे मिसलीनियस पार्ट में जोड़ दिया गया। जैसे कि एज डिटर्मिनेशन के बारे में कोई प्रोविजन नहीं था अब तक, पढ़ा था क्या? इतने सारे सेक्शन पढ़े, इंक्वायरी पढ़ी, वो तो कह रहा है कि इंक्वायरी के टाइम पर अगर उनको लगेगा तो बच्चे को देख लेंगे, बच्चे को जैसे ही पेश होगा, जो भी बच्चा पेश होगा, लेकिन पहले ये तो तय किया जाए कि बच्चा है भी या नहीं है। लेकिन उसके बारे में कोई प्रोविजन नहीं था। ना ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के बारे में कोई प्रोविजन था, ना ही अगर मान लो उसके घर में कोई शादी हो, ब्याह हो या किसी तरीके का और भी कोई फंक्शन हो रहा हो, तो क्या उस केस में भी उस बच्चे को कहीं से कहीं ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? इस तरीके के प्रोविजन। इसके अलावा सपोज करो उसको कोई बीमारी हो जाए तो क्या उसको ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? अगर सपोज करो कोई बच्चा ऐसा है जो सीधे ही कमिटी या बोर्ड के सामने पेश कर दिया गया और वो पहले से ही बहुत ज्यादा बीमार है या उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो उस केस में कैसे कैसे ऑर्डर दिए जा सकते हैं? तो इन सब बातों के बारे में अभी तक हमने कहीं पढ़ा नहीं था कि ट्रांसफर कैसे होगा, किसके पास ये ट्रांसफर की पावर होगी, किस तरीके से किया जा सकता है। वो सारी बातें जो हैं आपको इसी चैप्टर नंबर 10 में पढ़ने को मिलेगी। इसके साथ साथ बहुत सारी और चीजें हैं, जैसे कि अपील के प्रोविजन। अब आपने देखा था कि चैप्टर नंबर 3 जो था उसके अंदर जे बोर्ड के पास पावर थी सेक्शन नंबर 17 और 18 में क्या देना? ऑर्डर पास करना। ये पढ़ा था हमने। चैप्टर नंबर 17 में क्या ऑर्डर पास कर सकता है वो? चैप्टर नंबर 17 के अकॉर्डिंग वो ऑर्डर पास कर सकता है कि वो इनोसेंट अगर लग रहा है उसे, इंक्वायरी करी उसने 14 के अंदर और उसको पता चला कि भाई साहब बच्चा तो निर्दोष है, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी नहीं चाहिए, तो उसे छोड़ देगा, रिलीज कर देगा। और 18 में पढ़ा कि भाई ये बच्चा तो खतरनाक है, ऑफेंडर है, कन्विक्ट करना चाहिए इसे, तो फिर उसे ऑब्जर्वेशन होम में भेजेगा, प्लेस ऑफ स्पेशल होम में भेजेगा, प्लेस ऑफ सेफ्टी पे भेजेगा, ऐसे पढ़े थे ना हमने। तो ये सारी चीजें जो हैं वो भी बताई हुई हैं। लेकिन अब वो ऑर्डर तो पास कर दिया किसने? या तो जे बोर्ड ने, नहीं तो जे बोर्ड को लगा कि भैया 16 से 18 साल का बच्चा है और उसका प्रीलिमिनरी असेसमेंट किया और पता चला कि इसने हीनियस ऑफेंस भी किया है, तो सेक्शन नंबर 15 के अकॉर्डिंग क्या किया? उसका प्रीलिमिनरी असेसमेंट किया। अब जैसे ही असेसमेंट किया तो पता चला कि भैया बच्चे का तो मेंटली स्टेटस बहुत खतरनाक है, इसने जो किया है वो अंडरस्टैंडिंग है, इसको नेचर ऑफ केस के, नेचर ऑफ एक्ट के बारे में पता है और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी है इसे। तो फिर इस चीज के बारे में जब जान लिया तो फिर जे बोर्ड ने क्या किया? जब वो लगा कि 16 से 18 साल का है तो फिर उसे कैसे ट्रीट करेंगे? एज अ अडल्ट ट्रीट करने के लिए सोचा उसने। जैसे कि मैंने आपको एक केस बताया था निर्भया कांड वाला, 2012 का केस था निर्भया। उसके अंदर एक बच्चा था जो 17.5 साल का था, उसको लेकर के विवाद छिड़ गया था कि भैया ये 17.5 साल का बच्चा है, इसको तो आप बहुत लीनियंट तरीके से ट्रीट करोगे, जबकि 5 लोगों को आपने फांसी दे दी और उसने भी रेप किया है और बहुत ब्रूटल तरीके से हुआ था रेप। तो फिर ऐसे केस में इस बच्चे के साथ क्या किया जाए? इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जब मीडिया में इस तरीके की बातें उठने लगी तो फिर हमने क्या लेके आए? जे एक्ट 2015 को लाए और उसमें 16 से 18 साल के बच्चों को
हमने जुवेनाइल के तौर पर रखा और उनको किस कैटेगरी में डाल दिया, उनको कहा कि इनको एज अ अडल्ट ट्रीट किया जाएगा अगर इन्होंने किसी तरीके का कोई हीनियस ऑफेंस कमिट किया। और हीनियस में क्या देखा हमने कि मिनिमम कितनी सजा होती है उसके अंदर। हीनियस ऑफेंस का क्या है डेफिनेशन बताइए, कितना है मिनिमम? 7 years। बिल्कुल 7 ईयर्स है। और 7 साल का मिनिमम है तो मैक्सिमम कितना ही हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिनिमम 7 साल होना चाहिए। तो हमें पता चल गया हीनियस ऑफेंस के बारे में, हमें निर्भया कांड के बारे में पता चल गया, और साथ साथ एज अ अडल्ट कैसे ट्रीट किया जाता है उसके बारे में भी हमें पता चल गया। लेकिन इससे पहले हमें एक और चीज समझनी है कि जे बोर्ड जब भी प्रीलिमिनरी असेसमेंट करके अंडरस्टैंडिंग कर ली उसने इस बात की कि उसका मेंटल और फिजिकल साइकोलॉजिकल ये सारे स्टेटस को जानने के बाद, प्रीलिमिनरी असेसमेंट क्या है, असेसमेंट करना उसका मेंटल और फिजिकल चीजों को देखना, ठीक है। उनको असेसमेंट करने के बाद जे बोर्ड को लगा कि भैया इस बच्चे को तो ट्रांसफर कहां करना चाहिए, इसका तो एज अडल्ट ट्रायल होना चाहिए, तो उसको किसके पास भेज दिया, अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 18 का क्लॉज 3 किसके पास भेज दिया, चिल्ड्रन कोर्ट चिल्ड्रंस के कोर्ट। पास भेज दिया। और चिल्ड्रन कोर्ट अब क्या करेगा, अब वो अपनी तरफ से कार्रवाई करेगा। अब इसने इसको कोई भी सजा दे दी एज अडल्ट ट्रीट करके, अब वो तो वही प्रोविजन लगाएगा जैसे कि इस एक्ट में और सीआरपीसी के जो प्रोविजन लगाने में। लेकिन अब यहां पर बता रखा है कि भैया जे बोर्ड ने अगर कोई तरीके का ऑर्डर दिया है तो उसकी अपील कहां होगी, ठीक है। जे बोर्ड ने कोई ऑर्डर दिया है तो उसकी अपील कहां होगी, तो इससे बड़ा कौन है, मैंने बताया था कोर्ट, और वो कोर्ट कौन सा है, चिल्ड्रन कोर्ट। और अगर चिल्ड्रन कोर्ट की अपील करनी है तो हाई कोर्ट। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है सेकंड अपील जैसा कोई प्रावधान यहां पर नहीं है। इस तरीके के प्रावधान भी आपको पढ़ने को मिलेंगे। साथ ही साथ अपील के प्रोविजन भी हमने देखे थे। अपील के बारे में कहां पे बताया हुआ था कि जे बोर्ड की अपील की जा सकती है, कौन से सेक्शन में पढ़ा था आपने बताओ, कि जे बोर्ड की जो भी पावर होंगी उनको अपील और रिवीजन में यूज किया जा सकता है हाई कोर्ट के द्वारा और चिल्ड्रन कोर्ट के द्वारा। ये कौन सा सेक्शन कह रहा था बताइए, सर सेक्शन 8। बिल्कुल। तो वहां सेक्शन नंबर 8 में ऐसा लिखा तो हुआ था, लेकिन कुछ प्रोविजन बता रखे थे क्या इस तरीके के, बस इतना दे रखा था कि पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं, कैसे प्रोविजन है अपील के और रिवीजन के, तो उनके बारे में कहीं जिक्र पड़ा था कि अभी तक किसी सेक्शन में कहीं नहीं पड़ा। तो अपील और रिवीजन के प्रावधान भी आप कहां पढ़ोगे, यही इसी चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। और आप बार बार जुवेनाइल पुलिस यूनिट, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट के बारे में, डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन जुवेनाइल यूनिट के बारे में पढ़ रहे थे। कहीं पर इनकी डेफिनेशन के अलावा कहीं और प्रोविजन देखा क्या, उससे रिलेटेड इनको कौन अपॉइंट करेगा, क्या इनका काम होगा, कोई फंक्शन के बारे में पढ़ा था क्या, कहीं कुछ नहीं मिला। तो वो सारे जैसे कि डीसीपीयू, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, एसजेपीयू, इनके बारे में, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इसके बारे में भी आपको इसी चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। आपके पिछले जो प्री का पेपर हुआ है उसमें यही क्वेश्चन आए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, अपील को लेकर के आया था एक प्री का क्वेश्चन, और एक डीसीपीयू और इनके बीच का एक क्वेश्चन आया था आपका, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गई। एक और शब्द पढ़ने को मिलता है आपको, एज मे बी प्रिस्क्राइब। आपने बार बार पढ़ा था ना, एक शब्द लिखा रहा था कि एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो भी काम करना है एज मे बी प्रिस्क्राइब। उस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या था, तो प्रिस्क्राइब्ड का मतलब है कि जो रूल रेगुलेशंस किसने बनाए हैं, प्रेस्क्राइब्ड। जो रूल रेगुलेशन किसी रूल्स रेगुलेशन जो है किसी गवर्नमेंट ने बनाए हैं, उनको क्या कह रहा है ये बार बार, उनको कह रहा है कि ये जो है वो प्रिस्क्राइब्ड के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। उनके अंदर जो रूल्स में निर्धारित किया गया है। अब ये रूल जो है किसने बनाए हैं, आपके सामने अभी जे रूल्स जो हैं वो 2016 के हैं, फिर 18 में भी कुछ बन के आए थे चेंज करके थोड़े से, और फिर 21 में आ गए थोड़े बहुत, क्योंकि नए नए अमेंडमेंट हो रहे हैं ना इनमें, तो उसके अकॉर्डिंग में चेंजेस भी कर दिए थोड़े बहुत। तो अब यही चीज जो है एज में भी प्रिस्क्राइब की कौन रूल रेगुलेशंस बनाएगा, उसके प्रोविजन भी जो है इसी चैप्टर के अंदर पढ़ने को मिलेंगे। और इनका सबका सुपरविजन कौन करेगा, इस एक्ट को जो इंप्लीमेंट किया जा रहा है
तो ये भी देखा जाएगा कि भैया कहीं पर किसी जब प्रोसेस को इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो जेजे बोर्ड के द्वारा, चाहे वो किसी एजेंसी के द्वारा, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये चीज चेक की जाएगी भैया कहीं बच्चे के राइट्स का प्रोटेक्शन हो भी रहा है या वायलेशन हो रहा है, अब्यूज तो नहीं हो रहा उनके राइट्स का। तो आपको पता है कि चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन एक्ट है आपके पास 2005 का, उसके अंदर जो एक कमिटी होती है वो इसका एक्ट का इंप्लीमेंटेशन होते समय कोई अब्यूज तो नहीं हो रहा, उस चीज का ध्यान कौन रखेगी, वो अथॉरिटी रखेगी। ठीक है, इस तरीके के प्रावधान जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 10 के अंदर आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो कितने सेक्शंस हैं टोटल, तो सेक्शन है टोटल 90 से लेकर के 112 तक के सेक्शंस को ये कवर करता है आपका। कितने बता रखे हैं, 90 से लेके 112 तक के सेक्शंस को यहां पर ये कवर कर रहा है, जिसमें काफी कुछ चीजें आपको बताई हुई है। तो मेन चीजें समझ में आ गई आपको क्या क्या है इसके अंदर। चलिए अब आ जाते हैं हम सेक्शन नंबर 90 पर। जैसा कि मैंने आपको एक प्रिंसिपल बताया था, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, सेक्शन नंबर 3 के अकॉर्डिंग, तो सेक्शन नंबर 90 उसी की बात कर रहा है। क्या कह रहा है ये, देखिए ये कह रहा है अटेंडेंस ऑफ पेरेंट्स और गार्जियन ऑफ द चाइल्ड, कि चाइल्ड के जो गार्जियन है, गार्जियन मतलब जो जिसके पास उसका एक्चुअल इंचार्ज है, जो उसका सुपरविजन कर रहे हैं, जो उसका ध्यान रख रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, और जो पेरेंट्स हैं उनकी अटेंडेंस की बात हो रही है। तो ये अटेंडेंस कहां होगी वो मेन बात है। तो आपको पता है अटेंडेंस की प्रोसीडिंग के बारे में बात कही गई थी कि जब भी कोई प्रोसीडिंग चलेगी, और वो प्रोसीडिंग या इंक्वायरी किसके द्वारा चलाई जा रही है, या तो जेजे बोर्ड के द्वारा, या दूसरा कौन, CWC, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, इनमें से कोई भी अगर किसी तरीके की कोई इंक्वायरी या उनके सामने किसी बच्चे को लाया जाता है, तो फिर वो क्या कर सकते हैं, उस टाइम पर पेरेंट्स की हाजिरी भी लगवा सकते हैं। कह रहे हैं कि भैया बच्चे के साथ साथ, आपने पढ़ा था ना सेक्शन नंबर 13 में, क्या प्रोविजन था सेक्शन नंबर 13 का, बताइए आयुषी जी, सेक्शन नंबर 13 का प्रोविजन बताइए, सेक्शन क्या बता रहा था वो। सर सेक्शन 13 में हम पढ़ते हैं कि इंफॉर्मेशन देनी होती है पेरेंट्स को, अगर किसी भी बच्चे को CW पुलिस या जुवेनाइल जो यूनिट होती है वो पकड़ती है। बिल्कुल, यही चीज हमने पढ़ी थी, क्योंकि इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं, आप अगर किसी को अरेस्ट भी करके लाते हो ना, तो उनके घर वालों को इंफॉर्मेशन दे देनी पड़ती है, क्योंकि कहीं वो FIR दर्ज करवा रहे हो किडनैपिंग की, अबडक्टिंग की, है ना, तो ऐसे चक्कर में पहले ही उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। अब इन्फॉर्मेशन में हम क्या कहेंगे कि भाई हमें ऐसे ऐसे आपके बच्चे को, इसने कोई अपराध किया या कोई दिक्कत आ रही है, ऐसे ऐसे बच्चे को हमने पकड़ा है, तो आप क्या है, सीधे जहां पर जब आपके बच्चे को पेश किया जाएगा, कहां पर, कमिटी के सामने या जेजे बोर्ड के सामने, तो आप भी पेश हो जाना। तो वो पेश होने वाली बात जो है वो कहां है, सेक्शन नंबर 90 में बता रखी है। देखिए क्या लिखा हुआ है, कमिटी और बोर्ड, क्योंकि दोनों ही कार्रवाई करते हैं ना, तो अपने प्रोसेस के दौरान बुला रहे हैं, एज द केस में बी बिफोर विच अ चाइल्ड इज ब्रॉड अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन के तहत उस बच्चे को अगर बोर्ड के सामने या कमिटी के सामने पेश किया जाता है, तब क्या हो सकता है, तो कह रहा है मे को अंडरलाइन कीजिए, इट्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द बोर्ड एंड कमिटी। अगर वो चाहे तो क्या कर सकते हैं, वेन एवर इट सो थिंक फिट, जैसा उनको उचित लगे वो रिक्वायर कर सकते हैं, रिक्वायर मतलब अपेक्षा कर सकते हैं, उन्हें बुला सकते हैं, किनको, बच्चे के पेरेंट्स को और गार्जियन को, हैविंग द एक्चुअल चार्ज ऑफ द चाइल्ड टू बी प्रेजेंट एट एनी प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट चाइल्ड। क्लियर है बात, तो ये प्रोविजन जो है आपका सेक्शन नंबर 90 बताता है। क्लियर, अब जरूरत लगेगी तो बुलाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। यहां तक ही क्लियर हो गई बात। अब देखिए सेक्शन नंबर 91 क्या कहता है। सेक्शन नंबर 91 भी इसी तरीके की बात कर रहा है, लेकिन ये कह रहा है डिस्पेंस, डिस्पेंस मतलब छूट देना, कि आपने इस डिस्पेंस के बारे में और भी जगह पे पढ़ा है, जैसे कि CRPC में इस तरीके के प्रोविजन है जहां पर डिस्पेंस किया जाता है, उसे कहा जाता है कि भैया कार्रवाई में आने की जरूरत नहीं है, तुम घर पे बैठे रहो, तुम तो नोटिस भेज दो, हम तो आपको छूट दे देंगे। सेक्शन नंबर 205 में और 206 में इस तरीके की बातें पढ़ने को मिलती है आपको।
सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 205 जो है इस तरीके की बात बताता है डिस्पेंस करने की। कहता है कि भैया आपको समन भेजा गया है, स्पेशल समन भेजा है, तो बॉन्ड भर दो, आप तो पैसे दे दो उसके रिगार्डिंग जब सेटलमेंट हो जाए तो, क्योंकि कंप्लेंट फाइल की है तो आपको आना पड़ता है। लेकिन वो कह रहा है कोर्ट आपको आने की जरूरत नहीं, छोटा मोटा केस है। तो आप तो क्या करो उस केस में, केवल बॉन्ड जो है पैसा है अपनी गलती मान लो और पैसा भर दो। 206 में तो ये है, और स्पेशल डिस्पेंस इसमें किया गया। तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो वहां पर छूट दे दी जाती है कि भाई आपको प्रोसीडिंग में आने की, हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर। तो इसी तरीके की जो कार्यवाही जब बच्चे के ऊपर की जा रही है तो कह रहे हैं कि भैया बच्चे की भी जरूरत हो नहीं हो वो भी हम बता देंगे आपको। तो उसको छूट देने की जो बात की गई है वो सेक्शन नंबर 191 में की गई है। क्या कह रहा है ये, डिस्पेंसिंग विद द अटेंडेंस ऑफ द चाइल्ड इफ एट एनी स्टेज मतलब जब भी उस पर इंक्वायरी हो रही है, जब उसको कोर्ट के सामने पेश किया गया है, कि पेश किए जाने की बात हो रही है या उसकी और चीजों के ऊपर बातें चल रही हैं, तब की बात कर रहा है। तो कह रहा है एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन इंक्वायरी के दौरान किसी भी स्टेज पर कमिटी या बोर्ड इंक्वायरी दोनों चलाते हैं, सेक्शन नंबर 14 और 36 में। याद रखना ये सेक्शन भूलना मत, क्योंकि बार बार यही प्रोविजन आता रहेगा। इंक्वायरी किस सेक्शन में चलाई जाती है, अगर सीडब्ल्यूसी चला रही है तो 36, और अगर जे बोर्ड चला रहा है तो 14। Committee or board is satisfied that the attendance of the child is not essential for the purpose of the inquiry. इंक्वायरी के पर्पस के लिए कमिटी और बोर्ड ये सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि भैया जरूरत नहीं है बच्चे को लाने की। तो कमिटी और बोर्ड एज द केस में भी शैल डिस्पेंस, अंडरलाइन कीजिए शैल डिस्पेंस, अगर चाहे तो उसको जब जरूरत नहीं लग रही है तो डिस्पेंस कर सकते हैं, छूट दे सकते हैं कि भाई बच्चे को लाने की जरूरत नहीं है। लिमिट द सेम फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है। और सब्सिक्वेंटली द इंक्वायरी शैल subsequently the inquiry shall continue even in the absence of the child concerned unless ordered otherwise by the committee or board। तो यहां पर कह रहा है तो फिर अब जब बच्चा नहीं आया तो इन जनरल क्या होता है कि बिना जिसके ऊपर कार्रवाई चल रही होती है ना, तो अगर वो पेश नहीं होता है तो कार्रवाई, ऐसा मान जनरल रूल ये होता है कि वो आगे कार्रवाई बढ़ती ही नहीं है, क्योंकि बच्चा ही नहीं आया या वो जो व्यक्ति जिसके ऊपर कार्रवाई होनी थी वो ही नहीं आ रहा, तो फिर कार्रवाई कैसे चलेगी। तो फिर भी इन्होंने क्या कहा है कि कार्रवाई तो फिर भी चलती रहेगी, इसलिए अंडरलाइन कीजिए कंटिन्यू को। यहां पे लिखा हुआ है इंक्वायरी शैल कंटिन्यू, अगर वो एब्सेंस भी रहता है किसी तरीके से तो फिर भी कंटिन्यू रहेगी, और जब तक कि कोई बोर्ड या कमेटी के द्वारा किसी तरीके का अन्य कोई ऑर्डर नहीं दिया जाए। अब कोर्ट को लग रहा है या बोर्ड को लग रहा है, कमेटी या बोर्ड को लग रहा है कि भाई स्पेशल रीजन है, बच्चे को लाना जरूरी है, अब स्पेशल ऑर्डर दे दिया उसने, तो फिर उस केस में क्या होगा, फिर तो उसको मंगवाना पड़ेगा बच्चे को। उसके लिए क्लॉज 2 में इस तरीके का प्रावधान किया गया है। इसका क्लॉज 1 तो कहता है कि जरूरी नहीं है, दूसरा कह रहा है कि जब आवश्यकता होगी तो बुला भी सकते हैं। देखिए, where the attendance of a child is required before the board or the committee, such child shall be entitled travel reimbursement for the self or one escort, अंडरलाइन कीजिए escort शब्द को, accompanying the child as per the actual expenditure incurred by the board, committee or DCPU। अब देखिए क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि जहां पर जरूरत पड़ रही है तो फिर उस केस में क्या करोगे, तो कह रहे हैं कि भैया बच्चे को बुलाना ही पड़ेगा। तो बच्चा जो होगा वो एंटाइटल होगा, लेकिन अकेला नहीं आएगा, उसके साथ एक व्यक्ति को भी भेजना पड़ेगा। तो वो व्यक्ति जो है वो कोई भी व्यक्ति जो कि कमिटी के द्वारा या बोर्ड के द्वारा नियुक्त किया गया है एज अ एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट मतलब जो उसका सुपरविजन करके उसे लेके आ सके, उसके साथ, उस बच्चे के साथ, उस व्यक्ति के साथ वो बच्चा आ सके। तो अब जो भी खर्चा होगा उसका, तो वो खर्चा कौन देगी, कमिटी, बोर्ड या डीसीपीयू देगी। ठीक है, लाने ले जाने का जो भी खर्चा होगा, इसलिए लिखा हुआ है ट्रेवलर रिम्बर्समेंट फॉर सेल्फ और वन एस्कॉर्ट, और ये एक एस्कॉर्ट होगा इसके साथ। ठीक है,
आगे देखिए, ये क्लियर है सेक्शन नंबर 91 में, कोई डाउट है? छोटी छोटी सी बातें। अब है सेक्शन नंबर 93। सेक्शन नंबर 93 जो है इसी तरीके की बात कर रहा है। प्लेसमेंट ऑफ अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम द डिसीज रिक्वायरिंग प्रोलॉन्ग मेडिकल ट्रीटमेंट इन अ अप्रूव्ड प्लेस। यहां पर क्या कह रहा है, ऐसी कोई बीमारी होगी जो प्रोलॉन्ग्ड है, मतलब लंबे समय तक चलने वाली कोई ऐसी बीमारी, ठीक है। तो इस तरीके की कोई बीमारी उस बच्चे को अगर हुई पड़ी है, तो फिर वो जब डिसीज से जूझ रहा है, तो ऐसा थोड़ा ना कि किसी इंस्टीट्यूशन में भेज दोगे उसे, तो जहां पर उसका ट्रीटमेंट हो सकेगा वहीं तो ट्रांसफर करना पड़ेगा ना ऐसा बच्चा। तो उसी के बारे में ये ऑर्डर दिया गया है सेक्शन नंबर 92 में। देखिए, when a child who has been brought before a committee or board is found to be a suffering from disease requiring prolonged मेडिकल ट्रीटमेंट, और उसको लग रहा है कि भैया इसको तो लंबे समय तक मेडिकल ट्रीटमेंट की या फिजिकल या मेंटल कंप्लेंट लग रही है उसके अंदर, ठीक है, तो उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो कमिटी और बोर्ड क्या करेगी, चाहे तो उसे मे सेंड, मे को अंडरलाइन कीजिए, मे सेंड अ चाइल्ड टू एनी प्लेस रिकॉग्नाइज एज अ फिट फैसिलिटी एज प्रिस्क्राइब फॉर सच पीरियड एज थिंक फिट नेसेसरी फॉर द रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट। जैसा बोर्ड को कमेटी को भाई डॉक्टरों से तो पता चलेगा कितना ट्रीटमेंट, कितना पैसा लगेगा इस पे और कितना समय लगेगा उसे सही करने में, उस अकॉर्डिंग वो फिट फैसिलिटी में उसे भेज देगा। अब यहां तक की बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि ये नॉर्मल पर्सन तो है नहीं जिसको कोई बीमारी होगी, उस तरीके की बात हो रही है। लेकिन कभी कभी होता है कि बच्चा जो है उसे बीमारी नहीं है लेकिन उसे लत लग गई है, तो लत लगना भी तो एक बीमारी है, तो एडिक्ट हो गया किसी चीज का, और उसकी वजह से वो किसी ना किसी तरीके से इतना एडिक्ट हो गया है कि वो अब किसी नॉर्मल पर्सन के साथ तो रह नहीं सकता। तो फिर उस व्यक्ति को हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे ऐसी किसी शेल्टर में या ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर उस बच्चे का ट्रीटमेंट किया जा सके। देखिए, इसलिए लिखा हुआ है ट्रांसफर अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 93 ट्रांसफर ऑफ अ चाइल्ड हु इज मेंटली इल एडिक्टेड टू एल्कोहल और अदर ड्रग्स, जो कि मानसिक तौर पर बीमार हो गया हो, एडिक्शन हो गया हो किसी एल्कोहल का या कोई अदर ड्रग्स का, तो फिर ऐसे केस में बच्चे को कहीं और तो रख नहीं सकते, तो कह रहा है उस चाइल्ड का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब करेगा कौन, तो कह रहा है वेयर इट अपियर टू द चाइल्ड, वेयर इट अपियर टू द कमिटी और बोर्ड दैट एनी चाइल्ड केप्ट इन अ स्पेशल होम, ऑब्जर्वेशन होम और चिल्ड्रन होम और इन एन इंस्टीट्यूशन इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अब कमिटी ने उसे उस टाइम पर तो कहां भेज दिया था, किसी चिल्ड्रन होम में भेज दिया था, किसी ऑब्जर्वेशन होम में भेज दिया था, या उस बच्चे को कहीं किसी सीसीआई चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में भेज रखा था इस एक्ट के प्रोविजन के अनुसार, ठीक है, ऑर्डर दे करके। लेकिन जब पहले तो भेज दिया, लेकिन हुआ क्या कि उसको अपीयर हुआ कि जो बच्चा उसके अंदर है उसको देख करके कमिटी और बोर्ड, आपने देखा कि वो विजिट कर सकती है, पढ़ा था ना विजिटिंग के बारे में कि कमिटी और बोर्ड जे बोर्ड जो है वो विजिट भी करते हैं। अब वहां पर देख करके उनको क्या लगा कि भैया बच्चा जो है वो मेंटली इल पर्सन है, वो मानसिक तौर पर बीमार है, या उनको लगा कि ये बच्चा तो भैया एडिक्ट है किसी एल्कोहल का या किसी अदर ड्रग्स का, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसका बिहेवियरल चेंजेस जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, वो लीड हो रहे हैं इससे बहुत ज्यादा, इसमें इस तरीके के बदलाव आ गए हैं कि और लोगों के साथ इसे नहीं रखा जा सकता। तो आगे क्या होगा, तो फिर कह रहा है कमिटी और द बोर्ड, अंडरलाइन कीजिए मे ऑर्डर, तो कमिटी और बोर्ड क्या करेंगे, मे ऑर्डर रिमूवल ऑफ सच चाइल्ड टू अ साइकाट्रिक हॉस्पिटल और साइकाट्रिक नर्सिंग होम इन द अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ द मेंटल हेल्थ एक्ट रूल्स मेड देयर अंडर। मतलब जिस तरीके के रूल रेगुलेशन वहां काम करते हैं उस तरह की कार्रवाई करके, और उस पर्टिकुलर जगह पर जैसे कि साइकाट्रिक नर्सिंग होम हो चाहे वो साइकाट्रिक हॉस्पिटल हो जहां पर उसका इलाज चल सकेगा, तो यहां पर रिमूवल का मतलब है वहां से निकालेगा और दूसरी जगह भेज देगा। क्लियर है बात। इसके अलावा देखिए क्लॉज 2,
ये तो हुआ क्लॉज 1 जहां पर मेंटल और फिजिकल वाली बात कर दी है। अब कह रहा है कि क्लॉज 2 के अंदर क्या होगा। ये तो अभी भेज दिया था कि भाई चलो यहाँ इसका अगर इलाज हो सके, तो पहले तो केवल चेक करवा रहा था वहां भेज करके, ठीक है, कि क्या सच में इनको कोई दिक्कत है भी या नहीं है, या जल्दी ट्रीटमेंट होकर के सही हो जाएंगे। लेकिन आगे क्या हुआ, इन केस द चाइल्ड हैज बीन रिमूव टू द साइकाइट्रिक हॉस्पिटल और साइकाइट्रिक नर्सिंग होम अंडर सबसेक्शन नंबर 1। अब उसको वहां पर भेज दिया गया था, कहां किसके अंदर, साइकाइट्रिक हॉस्पिटल या साइकाइट्रिक नर्सिंग होम में अंडर सबसेक्शन नंबर 1 में। अब वहां पर तो भेज दिया, लेकिन कमिटी और बोर्ड on the basis of the advice given in the certificate of discharging psychiatric hospital और psychiatric nursing home, अब वहां से जब उसे डिस्चार्ज किया जा रहा है, तो उन्होंने अपनी तरफ से जब सबसेक्शन नंबर 1 भेजा, तो उस हॉस्पिटल ने या नर्सिंग होम ने उनको एक सर्टिफिकेट बना के दिया कि भाई इस बच्चे की हालत कैसी है, और उन्होंने उसमें एडवाइस लिख दी। और वो एडवाइस क्या है, कमिटी और बोर्ड को, क्योंकि एक्सपर्ट है ना उस चीज के वो, तो उन्होंने अपनी तरफ से एक्सपर्ट ने एडवाइस उस सर्टिफिकेट में दी, जिस भी आधार पर दी, तो फिर उसको वहां से निकाल करके अब बोर्ड और कमेटी कहां भेज सकती है, जिस एडवाइस के आधार पर, ऑर्डर टू रिमूव सच चाइल्ड टू एन इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट। अभी तो पहले जांच पड़ताल करवाई कि बच्चे को क्या दिक्कत आ रही है, फिर वहां पर उसे कहां भेज दिया, एडिक्ट सेंटर, जहां पर डी एडिक्शन का जो प्रोग्राम चलते हैं वहां उसको भेज दिया। और इसी तरीके के कोई सिमिलर सेंटर्स जो मेंटेन किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फॉर मेंटली इल पर्सन के लिए, तो उसमें भेज देंगे। इसी के अंदर मेंटली इल पर्सन के अंदर नार्कोटिक ड्रग वाला जो एडिक्टेड पर्सन होते हैं, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस जो लेते हैं, वो भी इसके अंदर शामिल हैं। तो अब उनको पर्टिकुलर पीरियड कह रहा है कि सच रिमूवल शैल बी ओनली फॉर द पीरियड रिक्वायर फॉर द इन पेशेंट ट्रीटमेंट ऑफ सच चाइल्ड। अब ये उतने समय के लिए वहां पर भेजा जाएगा उस बच्चे को जितने समय के लिए उसके ट्रीटमेंट की जरूरत होगी। अब वो सारा कुछ उन्होंने पहले बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे इसमें बीमारी इस तरीके की है, और उसको वहां भेज दो। अब इसमें कुछ शब्द दे रखे हैं, जैसे कि इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट। ये शब्द आपसे अगर पूछ ले तो इनको डिफाइन कहां कर रखा है, इतना सा आपसे आ सकता है, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट, अब इसके साथ साथ इसका नाम, एक्ट कौन सा अप्लाई होता है इस चीज के ऊपर, वो याद रखना बस, है ना। तो यहां पर देखो इसकी स्कीम बता रखी है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर द असिस्टेंट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्कोहलिज्म और सब्सटेंस ड्रग अब्यूज फॉर द सोशल डिफेंस सर्विसेज, ये सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई हैं। उनमें से किसी में इस पर्टिकुलर चीज के उद्देश्य से भेज दिया जाएगा उस बच्चे को, ठीक है। ऐसे ही मेंटली इल पर्सन के लिए लिख रखा है कि भैया ये जो डेफिनेशन है मेंटल हेल्थ एक्ट के अकॉर्डिंग बता रखी है कि कौन सी होती है। इसी तरीके से साइकाइट्रिक हॉस्पिटल और साइकाइट्रिक नर्सिंग होम के लिए मेंटल हेल्थ एक्ट के 2Q में बता रखा है इसके बारे में कि ये चीज क्या होती है। तो ये तो कुछ खास ऐसा है नहीं इसमें। अब है सेक्शन नंबर 94, जिसके बारे में पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका आपसे। 94 जो है डिटर्मिनेशन ऑफ एज की बात करता है, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, स्टार लगा लेना इस पे। सेक्शन नंबर 9 जो है 94 जो है, ये क्या बात कर रहा है, प्रिजम्पशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द एज। एज का डिटर्मिनेशन कैसे होगा, उसके लिए एज का प्रिजम्पशन कैसे किया जाएगा। तो पहला जो सेक्शन है इसका क्लॉज 1, वो तो प्रिजम्पशन की बात करता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोर्ट या मतलब बोर्ड के सामने या कमिटी के सामने जो बच्चा आता है, अरे तो उसके शक्ल और हाव भाव से पता चल जाता है ना, उसके फिजिकल और मेंटली बिहेवियर से भी पता चल जाता है किस तरीके से बोल रहा है, बात कर रहा है, आवाज पतली है या भारी है। उन सब चीजों के इफेक्ट से ही पता चल जाता है कि बच्चा छोटा है, मतलब ये जो व्यक्ति है जो सामने पेश हुआ है वो बच्चा है या मेजर है, अडल्ट है, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब कोर्ट ने जो जिस चीज को देखा उसके आधार पर ही प्रिजम्पशन कर ली, इसको क्या कह दिया उन्होंने, प्रिजम्पशन। लेकिन दूसरी जगह लिखा है डिटरमाइन, तो डिटरमाइन ऐसे तो हो नहीं सकता, उसके लिए क्या चाहिए हमको, सबूत चाहिए, एविडेंसेस चाहिए, जैसे कि आपके सर्टिफिकेट्स। भाई जो आप बोर्ड का एग्जाम देके आते हो, तो 10वीं क्लास का जब आपने एग्जाम दिया होगा बोर्ड का, तो वहां पर क्या होती है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी आती है, तो वो मेन हो जाती है उसके लिए। या आपके पास वो नहीं है तो फिर क्या दोगे आप उसके लिए, म्युनिसिपैलिटी से बना हुआ सर्टिफिकेट, वहां से जो मिला है वो दे दो।
और नहीं तो फिर आपको नगर निगम है तो नगर निगम से निकालवा के दे दो, और पंचायत जैसे गांव में रहते हैं तो पंचायत बना के देती है। उस तरीके से कहीं ना कहीं से वो सर्टिफिकेट आपका जो है रिन्यू, मतलब आपको वो दिया गया हो, है ना। तो वहां से वो आपका पर्टिकुलर सर्टिफिकेट मिला है और उसको कमिटी या बोर्ड के सामने पेश कर दिया, तो उसके आधार पर क्या पता चल सकता है कि बच्चा है या नहीं है, डिटरमाइन हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और आपके पास सपोज करो इनमें से कुछ भी नहीं है ना, तो आपके पास 10th क्लास की मार्कशीट है। अब जैसे आज के टाइम पर तो 10th क्लास कर रखी है, लेकिन पहले बहुत लोग ऐसे भी होते थे जिनके पास 10th क्लास की मार्कशीट ही नहीं होती थी, पढ़े ही नहीं है इतने, या खो गई है, फिर क्या करोगे। तो फिर आपके पंचायत से, नगर निगम से, या कोई म्युनिसिपैलिटी है वहां से ले आओ, ठीक है, सर्टिफिकेट बनवा लाओ। इसके अलावा दूसरा केस क्या है, दूसरा है ओसिफिकेशन सर्टिफिकेट, ओसिफिकेशन टेस्ट। अंडरलाइन कर लीजिए, क्लॉज 3 के अंदर दे रखा है एक शब्द। तीसरा है क्लॉज 2 का क्लॉज 3, क्लॉज 2 का क्लॉज 3 है ओसिफिकेशन सर्टिफिकेट, सॉरी ओसिफिकेशन टेस्ट। ये क्या होता है, हड्डियों को चेक किया जाता है, हड्डियां कोमल होती हैं और मजबूत होती हैं, उसके आधार पर ही बोन्स के हिसाब से चेक कर लिया जाता है बच्चे की एज कितनी है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं अस्थि जांच। या अगर आज के टाइम पर नए नए तरीके के आ गए हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उनके आधार पर भी एज का डिटर्मिनेशन किया जा सकता है, तो उस आधार पर भी है सब। अब इसमें क्या होता है, अनुमान ही तो लगाया जा सकता है, किसी के बारे में क्या पता कितनी एज का है कोई व्यक्ति, तो इसलिए ऐसी तरीके की चीजें होती हैं। चलिए पहले इसे पढ़ लेते हैं, फिर इसके बारे में आगे बात करते हैं। देखिए, वेयर इट इज ऑब्वियस टू द कमिटी और द बोर्ड, जहां पर कमिटी और बोर्ड को ऑब्वियसली लग रहा है, बेस्ड ऑन द अपीयरेंस, अंडरलाइन कीजिए अपीयरेंस, मतलब जब वो बच्चा उनके सामने अपीयर हुआ है, उसकी उपस्थिति के आधार पर ही उन्होंने क्या लगा लिया, अनुमान लगा लिया, और ब्रॉड बिफोर इट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन के अंतर्गत उस व्यक्ति को लाया गया है उनके सामने, और जैसे उन्होंने देखा तो उन्होंने अपनी तरफ से ऑब्वियस अनुमान लगा लिया, ओपिनियन बना लिए। अदर देन द पर्पज ऑफ द गिविंग एविडेंस, जब तक कि उनका पर्पज कोई एविडेंस लेने का ना हो, मतलब एक तो ये है कि उन्होंने देखते अनुमान लगा लिया, दूसरा उनको डाउट हो रहा है, डाउट की सिचुएशन में तो एविडेंस मांगोगे ना, तो इसलिए यहां पर जब डाउट नहीं है तो इसलिए लिखा हुआ है अदर देन द पर्पज ऑफ गिविंग एविडेंस, एविडेंस लेने के बजाय किसी अन्य तरीके से देख रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं, तो वो वहां पर एविडेंस नहीं लेना चाहते, तो उनको केवल अनुमान से ये पता चल रहा है, जिसकी हाइट कम है तो उससे भी पता चल रहा है बच्चा है वो, तो इस तरीके की चीजें लिखी हुई हैं। और कह रहा है कि सैड पर्सन इज अ चाइल्ड, केवल ओपिनियन गढ़ दिया उन्होंने बिना किसी एविडेंस को लिए, कह रहे हैं कि ये तो बच्चा जो है, ये व्यक्ति जो है कौन है, बच्चा है। तो कह रहा है कि कमिटी बोर्ड शैल रिकॉर्ड सच ऑब्जर्वेशन स्टेटिंग द एज ऑफ द चाइल्ड एज नियरली एज द केस में एज मे बी। तो अब जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया है कमिटी या बोर्ड ने, तो उसको रिकॉर्ड कर लेंगे अपने पास कि भैया ये पर्टिकुलर एज का ये बच्चा है, ठीक है, जो भी एज होगी। और फिर वो अब आगे की चीजें नहीं चेक करेंगे उसमें कि भाई, नहीं तो फिर अब जो बच्चा उनके सामने आया है पहले तो उसकी एज डिटरमाइन करवाओ, फिर उसके बाद दुनिया भर की चीजें करवाओ, उसके बाद उस पर इंक्वायरी होगी, इतना वेट नहीं करेंगे ये लोग। तो ये क्या कह रहे हैं कि भैया 14 सेक्शन नंबर 14 और सेक्शन नंबर 36 के अंदर जैसे ही उन्होंने प्रेजम्पशन कर लिया अपनी तरफ से कि भाई हाँ हमें लग रहा है कि ये बच्चा ही है, तो फिर हाथ की हाथ वो इंक्वायरी चालू कर देंगे, वो रोकेंगे नहीं किसी बात के लिए। इसलिए लिखा हुआ है विदाउट द वेटिंग फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द एज, बिना कोई कंफर्मेशन किए कि एज कितनी है कितनी नहीं है, वो तो 14 और 36 के अंदर क्या कर देंगे, इंक्वायरी कंटिन्यू कर देंगे, आगे चला देंगे। क्लियर है बात। तो फिर अब जैसे ही एज डिटरमाइन हो जाती है, तो मैंने जैसे बताया ना आपको, जैसे सेक्शन नंबर 11 में उनको पकड़ लिया, 12 में किसी को पास भेज दिया, फिर या जैसे ही कमिटी के सामने उसे पेश कर दिया, तो फिर कमिटी क्या करती है, पहले एज डिटरमाइन करती है, उसके बाद तो एज डिटरमाइन वाली बात जो है वो सेक्शन नंबर 94 में आ जाती है आपकी, और फिर उसके बाद ही इंक्वायरी होती है, चाहे वो 14 में हो चाहे वो 36 में हो। आगे देखिए, इन केस कमिटी और बोर्ड हैज रीजनेबल ग्राउंड फॉर द डाउट, अंडरलाइन कीजिए डाउट को। अब उनको कुछ ऐसा महसूस हुआ कि नहीं भाई ये बच्चा तो लग रहा मुझे मेजर। अब मेजर की जो स्थिति आती है ना, वो कब आती है, जब 17 और 18 साल के बीच में कंफ्यूजन हो, या 16 साल का बच्चा हो। तो 17-16 साल का आज के टाइम पे 18 साल का भी लग सकता है, 21 साल का भी लग सकता है, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये चीज देखी जाती है। तो अब वहां पर रीजनेबल डाउट किसको है, कमिटी या बोर्ड को। तो फिर कमिटी और बोर्ड क्या करेगी उस केस में,
तो वेदर पर्सन ब्रॉड बिफोर इट, और उनको लग रहा है कि अब डाउट किस बात का है कि जिसको बच्चे को लाया गया है कि इट इज अ चाइल्ड और नॉट, कि ये बच्चा है भी या नहीं है जिसको उनके सामने पेश किया गया है। कमिटी और बोर्ड एज द केस में भी शैल अंडरटेक द प्रोसेस ऑफ एनी एज डिटर्मिनेशन। देखो ऊपर तो प्रजम्पशन कर लिया था, पर यहां पर क्या कर रहे हैं, अब उस एज का डिटर्मिनेशन करने के लिए क्या कर रहे हैं, सीकिंग एविडेंस बाय द ऑब्टेनिंग। अब वो कुछ एविडेंस ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कौन कौन से एविडेंस, तो नीचे बता रखे हैं। फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ये आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं ना आपके प्री के, उनमें ये क्वेश्चन आ सकता है आपका 94 का। पहला लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल, मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंसर्न एग्जामिनेशन बोर्ड। मैट्रिकुलेशन मतलब 10वीं 12वीं की जो मार्कशीट होती है आपकी, है ना, या जो आपका कंसर्न बोर्ड है, अगर वो अवेलेबल है तो उनमें से आप एक चीज पेश कर दो बोर्ड या कमिटी के सामने, तो उससे काम चल जाएगा, तो वो एविडेंस के तौर पर आ गया। लेकिन कह रहा है आगे इन एब्सेंस देयर ऑफ, मतलब इनमें से अगर कुछ भी नहीं है आपके पास, अनुपस्थित है ही नहीं आपके पास 10वीं और 12वीं की मार्कशीट या डेट बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास स्कूल से मिला हुआ, तो फिर उस केस में क्या होगा, तो कह रहा है बर्थ सर्टिफिकेट अगर कॉर्पोरेशन ने, म्युनिसिपैलिटी अथॉरिटी ने या पंचायत ने दिया है तो वो लिया हो, अगर ये नहीं है तो, ठीक है। फिर दूसरे में कह दिया कि अगर ये दोनों ही नहीं है आपके पास, तो फिर आपका जो होगा वो ऑसिफिकेशन टेस्ट से ही एज डिटरमाइन किया जाएगा, और कोई अदर टेक्नोलॉजी आ जाएगी, एनी अदर लेटेस्ट मेडिकल एज, कोई अदर टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे मेडिकल आपकी एज को पहचाना जा सके, तो फिर कमिटी और बोर्ड जो है वो उस तरीके का ऑर्डर देकर के आपकी एज का डिटरमाइन करेगा। क्लियर यहां तक की बात है। आगे देखिए, प्रोवाइडेड सच age determination test conducted on the order of the committee or the board shall be completed within the 15 days from the date of such order। अंडरलाइन कीजिए 15 डेज को, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से आपका प्री का क्वेश्चन बन जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि भैया जिस दिन से ऑर्डर दे रहा है उस दिन की डेट से कितने दिन में ये डिटर्मिनेशन हो जाना चाहिए कि एज क्या है उस बच्चे की, तो कितना टाइम पीरियड है, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं लगा सकते ना हम इस काम को करने में, तो कह रहा है 15 दिन। अब आपको हमेशा याद रखना है, देखो 4-4 महीने का गैप मैंने आपको बताया था, जब भी इंक्वायरी होगी चाहे 14 में हो 36 में हो, या अगर किसी बच्चे को अडॉप्शन करवाना हो तो उसका जो टाइम पीरियड है वो 4 महीने का है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर प्रोबेशन ऑफिसर को डायरेक्शन मिले हो किससे, जेजे बोर्ड से, या प्रोबेशन ऑफिसर या कोई भी पर्टिकुलर ऑफिसर जिसको अगर सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाने के लिए कोई ऑर्डर दिया हो, तो फिर चाहे वो सीडब्ल्यूसी हो चाहे जेजे बोर्ड हो, उसका भी डेट कितना है, कितना टाइम पीरियड है उसका, प्रिया जी कितना टाइम पीरियड है उसका, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाने के लिए सबमिट कराने का कितना टाइम पीरियड होता है, सर 15 डेज। 15 डेज होता है। तो सेम यहां पर भी एज डिटर्मिनेशन के लिए भी 15 दिन ही है, ठीक है। आगे देखिए सर हाँ बोलिए। सर इसमें लिखा है 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर, तो यहाँ हाँ, पे ऑर्डर जो कमिटी बोर्ड दे रही है ये उसकी बात कर रहे हैं। और कौन देगा ऑर्डर, कमिटी और बोर्ड ही देंगे। तो कमिटी और बोर्ड ही तो डिसाइड कर रहे हैं ये सारी चीजें, मतलब ये नहीं एज डिसाइड, डिटर्मिनेशन का प्रोसेस यही कमिटी बोर्ड तो करवा रहे हैं। अरे ये प्रोसेस तो कर रहे हैं, लेकिन ये कैसे एज को डिटरमाइन करेंगे खुद, ये कोई मेडिकल ऑफिसर है क्या, ये है कौन, ओके इन सर, ओके। इनका काम क्या है, ये तो केवल ऑर्डर ही तो दे सकते हैं, एग्जीक्यूट तो किसी और से करवाएंगे ना, किसी मेडिकल ऑफिसर को बोलेंगे या किसी लेबोरेटरी के ऑर्डर उसको देंगे ऑर्डर, ये थोड़ा ना कर सकते हैं इस चीज को। उसका टाइम पीरियड जिस दिन से ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर से लेकर के 15 दिन के अंदर अंदर एज डिटरमाइन हो जानी चाहिए, ये बात है, ठीक है। आगे देखिए, द एज रिकॉर्डेड बाय द कमिटी और बोर्ड, अब जैसे कि
अगर मान लो कोई भी डिटर्मिनेशन से या प्रिजम्पशन से जिस तरीके से भी एज अगर रिकॉर्ड कर ली गई तो वही प्रिज्यूम की जाएगी अब हमेशा ही। लिखा हुआ है एज रिकॉर्डेड बाय द कमिटी और बोर्ड टू बी एज ऑफ द पर्सन सो ब्रॉट बिफोर इट। जिस बच्चे को लाया गया है और उन्होंने उसको देख के उसकी एज को रिकॉर्ड कर लिया है, तो फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के पर्पज के लिए शैल बी, तो शैल लिखा हुआ ना, इट शैल, तो उस शैल को किसके साथ पढ़ो, शैल बी डीम टू बी अ ट्रू एज ऑफ दैट पर्सन, उस बच्चे की अब एज वही मानी जाएगी। अब ये यहां पर प्रजम्पशन कर दिया है, क्लियर है ये बात। तो ये जो चीज इन्होंने एक बार रिकॉर्ड कर ली तो फिर अब वही मानी जाएगी। लेकिन प्रिजम्पशन क्या होती है, कभी कभी उनके कॉन्ट्ररी एविडेंस दे दिए जाएं, सपोज करो किसी ने सवाल ही उठा दिया उसके ऊपर, तो फिर वो जो एविडेंस एक्ट है उसकी चीजें लागू हो जाती हैं, फिर वो प्रिजम्पशन प्रिजम्पशन नहीं रहेगी अब। ठीक है, अब देखिए सेक्शन नंबर 95। यहां तक कुछ पूछना है क्या, आयुषी जी, ज्योति जी, कुछ पूछना है आपको? नो सर। रिया जी, आपको कुछ पूछना है? नो सर। और आपको क्लियर है? चलिए, सेक्शन नंबर 95 जो है वो भी ट्रांसफर की बात कर रहा है। अभी जैसे कि 93 में पढ़ा था ना ट्रांसफर, फिर उसके पहले भी ट्रांसफर की बात हो रही थी, अब भी ट्रांसफर की बात हो रही है। लेकिन अब जो ट्रांसफर किया जा रहा है वो प्लेस ऑफ रेजिडेंस, मतलब उनके घर पर ही ट्रांसफर किया जा रहा है। अगर बच्चे की स्थिति ऐसी है कि भाई उस बच्चे को क्या हो सकता है कि उसे घर पे ही ट्रांसफर कर दिया जाए, उसको जहां पर फैसिलिटीज मिल रही हैं वहीं ट्रांसफर कर दिया जाए, लेकिन इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड को देखते हुए ही ये ट्रांसफर किया जाएगा। देखिए क्या लिखा है, इफ द ड्यूरिंग इंक्वायरी के दौरान इट इज फाउंड दैट द चाइल्ड हेल्प फ्रॉम द प्लेस आउटसाइड द जुरिसडिक्शन, कि बच्चा ऐसा है कि इंक्वायरी जब की जा रही है उसके ऊपर कमिटी या बोर्ड के द्वारा, तो उनको पता चला कि ये बच्चा जो है हमारे जुरिसडिक्शन में नहीं आता है। ठीक है, तो फिर ऐसे केस में उसका क्या करा जाए, तो फिर जिसके जुरिसडिक्शन में आएगा उसके पास तो भेजेंगे ना उसे। तो ड्यूरिंग द इंक्वायरी ऐसा लगा, जब उनके सामने बच्चे को पेश किया गया तो पता चला कि बच्चा तो जयपुर से आया है और मिला कहां पर है, कलकत्ता में, और वहां के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा या वहां की सीडब्ल्यूसी के द्वारा उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, इंक्वायरी की जा रही है, तो फिर क्या होगा उस केस में। तो उसी चीज की यहां पर बात की जा रही है। तो कह रहा है इफ द ड्यूरिंग इंक्वायरी इट इज फाउंड दैट अ चाइल्ड हेल्प फ्रॉम द प्लेस आउटसाइड द जुरिसडिक्शन, board or committee as the case may be shall if satisfied after due inquiry that it is in the best interest of the child after due consultation with the committee or the board of the child home district or order transfer of the child as soon as possible to the said committee or the board along with the relevant document and following such procedure as the case may be prescribed। अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात है उसको अंडरलाइन कीजिए, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड को, और जो कंसल्टेशन लिखा हुआ है ना, मतलब कलकत्ता के सीडब्ल्यूसी ने पकड़ लिया बच्चे को या वहां के जे बोर्ड ने पकड़ लिया उसको, तो वहां पर जब इंक्वायरी की गई तो इंक्वायरी के दौरान पता चला कि ये बच्चा दोबारा का है, तो अब इंक्वायरी के बाद ही तो पता चलेगा ना कि बच्चा है कहाँ का एक्चुअल में, तो उनको पता चला साहब जयपुर का है, तो जयपुर की कमिटी को और जयपुर के जे बोर्ड को बताया जाएगा कि साहब ऐसे ऐसे तुम्हारा बच्चा यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है शैल, देखो क्या लिखा हुआ है, बोर्ड और कमिटी एज द केस में भी शैल इफ सेटिस्फाइड, जैसे ही वो सेटिस्फाइड हो जाएंगी तो तुरंत उस बच्चे को कहां भेज देंगी, उनसे कंसल्ट करके, जहां से वो बच्चा आया है, जिस होम डिस्ट्रिक्ट से आया अपनी से, उनके जे बोर्ड और कमिटी से बातचीत करके और वो एक ट्रांसफर ऑर्डर बना देंगी और बच्चे को भेज देंगी वहां पर। लेकिन उसके जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट क्या मिले थे हमें, जैसे कि होम स्टडी रिपोर्ट नहीं, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, या उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट हमने बनवाए हैं या प्राप्त करे हैं, उन सब चीजों को उस बच्चे के साथ भेज दिया जाएगा। अब सपोज करो किसी बच्चे ने कोई वहां पर कोई ऑफेंस कमिट कर दिया, तो उसके रिगार्डिंग हमें एविडेंस भी तो मिले, तो उनकी रिपोर्ट। लेकिन यहां पर कुछ और भी प्रावधान दे रखा है, उसके बारे में देखिए।
देखो प्रोवाइजो जो है वो एक्सेप्शन की बात करते हैं, तो जनरल रूल तो ये था कि कमिटी और बोर्ड के पास भेज दोगे आप, वो भी होम डिस्ट्रिक्ट वाले कमिटी, जो उसका होम डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, बच्चे का, उसकी कमिटी या बोर्ड के पास भेज रहे थे। लेकिन देखो यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं, सच ट्रांसफर कैन बी मेड इन केस ऑफ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ ओनली आफ्टर द इंक्वायरी हैज बीन कंप्लीटेड, फाइनल ऑर्डर पास्ड बाय द बोर्ड। देखो कमाल की बात, यहां पर सीएनसीपी की बच्चे की बात हो रही थी, तब तो भेजा जा रहा है, लेकिन एक्सेप्शन में जोड़ दिया इस चीज को। कह रहा है कि पहले तो उन्होंने जनरल रूल क्या बनाया था कि बोर्ड और कमिटी के पास जो बच्चे आएंगे, तो बोर्ड के पास कौन बच्चा जाता है, ऐसा बच्चा जाता है जो सीसीएल की कैटेगरी का हो, और कमिटी के पास कौन सा जाता है, जो सीएनसीपी की कैटेगरी का हो, ऐसा ही तो होता है ना। लेकिन यहां पर इन्होंने कह दिया कि सीसीएल की कैटेगरी को ऐसा प्रावधान नहीं किया जाएगा, एक्सेप्शन बना दिया उसको। वो कह रहा है इंक्वायरी करने के बाद, सॉरी, इंक्वायरी करने के बाद और फाइनल जजमेंट तब तक ना आ जाए हमारी तरफ से, तब तक उस बच्चे को ट्रांसफर ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि केस वहां पे चल रहा है ना, तो एविडेंस उनके पास है, और वहीं पर उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो कार्रवाई भी कहीं होगी, वहीं तो होगी। यहाँ की बोर्ड को कैसे पता चलेगा इन सब बातों के बारे में, तो इसलिए वो सारा फाइनल जजमेंट देने के बाद ही उस बच्चे को ट्रांसफर करेंगे। क्लियर हो रही है बात? इसलिए लिखा हुआ है वहां पर ओनली आफ्टर द इंक्वायरी हैज बीन कंप्लीटेड, जब तक कि वो इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो जाए और साथ साथ फाइनल ऑर्डर पास नहीं कर दिया जाए उस बोर्ड के द्वारा जिसको बच्चा मिला है। तो फाइनल ऑर्डर कहां पर दिया हुआ है हमारे पास, रिया जी और आयुषी जी, इंक्वायरी करने के बाद फाइनल ऑर्डर दिया जाता है ना सीसीएल की कैटेगरी के लिए, कौन से सेक्शन है वो, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। 18 फाइनल ऑर्डर। केवल 18 ही है क्या? 17 भी है, 17 में मतलब इफ नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ तो 17, इफ इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ तो 18 वाला आता है। क्यों, दोनों ही काम करेंगे ना, अभी तो इंक्वायरी चल रही थी ना। हाँ हाँ, दोनों भी काम करेंगे। चाहे वो 17 में ऑर्डर दिया गया हो चाहे 18 में दिया गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फाइनल कंप्लीट होने के बाद ही, अब चाहे तो उस बच्चे को रिलीज करके उसके कमिटी को दे देगा, कमिटी वाले घर वाले को पहुंचा देंगे, और नहीं तो फिर अगर उसे लगेगा सीडब्ल्यूसी के पास ट्रांसफर करना है अकॉर्डिंग टू 17, तो फिर उसे सीडब्ल्यूसी के पास ट्रांसफर कर देगा। और 18 में आपको पता ही है, फाइनल ऑर्डर होने के बाद उसके होम डिस्ट्रिक्ट वाले बोर्ड को थमा देगा, फिर वो चाहे तो उसे किसी स्पेशल होम में या आपके जो पर्टिकुलर स्टेट है उसको दे देगा, जैसा भी उसको सही लगेगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रांसफर। अब देखो यहां पर कमाल की बात अंडरलाइन कीजिए, इंटर स्टेट ट्रांसफर। अब ये इंटर स्टेट क्या होता है, दो राज्यों के बीच में, जैसे मैंने अभी बताया आपको, कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता कहां था आपका, वेस्ट बंगाल में, एक पर्टिकुलर राज्य हो गया वो, और दूसरा मैंने बताया जयपुर, तो मतलब राजस्थान राज्य में। जब दो सीमाओं की बात हो रही हो, वो तो बताई उन्होंने उन्होंने एक पर्टिकुलर राज्य की बात, इन जनरल प्लेस, लेकिन अब हो रही है इंटर स्टेट की बात, मतलब बिटवीन द स्टेट्स। तो फिर क्या होगा उस केस में, तो फिर कह रहा है द चाइल्ड शैल बी, इफ द कन्वीनियंट, यदि कन्वीनियंट होगा तो हैंडेड ओवर टू द कमिटी और द बोर्ड, तो फिर उसको कमिटी और बोर्ड के पास भेजेगा, भेजना तो था ही, तो अभी भी वहीं भेज रहा है भेजने को तो, लेकिन कौन सी कमिटी और कौन से बोर्ड के पास, अगर कन्वीनियंट होगा उसके पास संभव प्रयास करने के बाद, अगर वो हो तो होम डिस्ट्रिक्ट वाले को ही भेजे, और अगर होम डिस्ट्रिक्ट वाले को नहीं भेज पा रहा है तो फिर वो क्या करे, तो जो उस पर्टिकुलर स्टेट की कैपिटल है, उस कैपिटल के किसको भेजे, उस कैपिटल की कमिटी और बोर्ड को भेज दे, और फिर वो अपने आप भेज देगा आगे। क्लियर हो रही है बात? बताइए समझ में आया या नहीं आया? यस सर। दोनों बातें क्लियर हैं, इंटर स्टेट की बात हो या होम डिस्ट्रिक्ट की बात हो, क्योंकि सपोज करो होम डिस्ट्रिक्ट है आपकी, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है या पर्टिकुलर स्टेट है, अब एक स्टेट के अंदर बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अब एक डिस्ट्रिक्ट के से दूसरी डिस्ट्रिक्ट भेजना है तो आसानी से भेज सकते हो, लेकिन जब स्टेट्स की बात आती है तो फिर वहां पर ये प्रोविजन लागू हो जाएगा आपका, जैसे राजस्थान से हरियाणा में भेजना है या हरियाणा से कहीं हिमाचल प्रदेश भेजना है,
आगे देखिए क्लॉज 2 इसका, इसी सेक्शन नंबर 95 का क्लॉज 2 क्या कहता है? ये कह रहा है वंस द डिसीजन टू द ट्रांसफर इज फाइनलाइज्ड। अब फाइनल किसने किया डिसीजन? जिसके पास बच्चा था, उसने जैसे ही फाइनल कर दिया तो कमिटी और बोर्ड एज द केस में भी शैल गिव एन एस्कॉर्ट ऑर्डर टू द जुवेनाइल पुलिस यूनिट और टू एस्कॉर्ट चाइल्ड विद इन द 15 days ऑफ द रिसीविंग सच ऑर्डर। अब इसके बारे में समझो, ये कह रहा है कि जैसे ही ऑर्डर प्राप्त कर लिया, फाइनल ऑर्डर किसने किया? जिसके पास बच्चा था, और उन्होंने जैसे ही फाइनल ऑर्डर पास करने के बाद वो ऑर्डर किसको दिया? पर्टिकुलर होम डिस्ट्रिक्ट जिससे कंसल्ट किया उनको दिया, और उन्होंने वो बच्चा किसको दिया? उन्होंने उस बच्चे के लिए एक एस्कॉर्ट बनाया। एस्कॉर्ट कौन है यहाँ पर? स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट। उसको कहा कि भैया तुम ऐसा करो, उस बच्चे को ले आओ वहां से, वो बच्चे को ट्रांसफर कर रहे हैं और तुम उस बच्चे को उठा करके कहां ले आओ? हमारे पास ले आओ। और वो कितने दिन के अंदर? जिस दिन से ऑर्डर दिया है उन्होंने, जिस दिन से ऑर्डर रिसीव किया है उस दिन की डेट से कितने दिन में पास होना है? वो 15 दिन के अंदर अंदर होना है, 15 days में। क्लियर हो गई बात? ये भी आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है यहां से। फिर आगे देखिए, अगर वहां पर कोई गर्ल चाइल्ड है जो फंसी हुई है किसी जेजे बोर्ड या कमिटी के पास, तो वहां से अगर उस बच्चे को लाना है तो फिर उसके लिए किसको भेजना पड़ेगा? किसी विमेन पुलिस ऑफिसर को ही एस्कॉर्ट बनाया जाएगा, और उसके साथ ही वो बच्ची आएगी वहां से। अब ये कह रहा है कि सपोज करो हमने तो प्रावधान डाल दिया, जनरल रूल क्या डाल दिया कि भैया स्पेशल पुलिस, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट होगी, उसी के साथ आएगा बच्चा, तो क्योंकि स्पेशली मेंशन कर दिया ना, तो सबसे पहले किसको प्राथमिकता दी जाएगी? भाई स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट का ही ये काम है, और नहीं तो फिर वुमेन पुलिस ऑफिसर का काम है। वो कह रहे हैं अगर अवेलेबल ही नहीं हो तो फिर क्या करोगे उस केस में? क्या बच्चा नहीं आएगा क्या यहाँ पे? बच्चा तो आएगा। तो किसके साथ आएगा? तो उसके लिए भी बता रखा है कि इज नॉट अवेलेबल द committee or board as the case may be shall direct the institution where the child is temporarily staying or district child protection unit to provide to escort accompany the during traveling के दौरान वहीं की जहां पर वो बच्चा स्टे कर रहा है उनके, या तो वो खुद भेज देंगे अपनी तरफ से, नहीं तो हम यहां से उसको भेज देंगे डीसीपीयू को, वो फिर उस बच्चे को यहां पर ले आएगा। क्लियर है बात? आगे देखिए, स्टेट गवर्नमेंट शेल मेक रूल्स। अब ये क्या करेगी? अब बच्चे को लाने ले जाने में जो पैसा लग रहा है, अलाउंसेस लग रहे हैं, मेंटेनेंस लग रहे हैं, उनका एडवांस में पैसा देना पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो फिर हाँ ही कौन भरेगा कि भाई एक तो बच्चे को ला रहा है और पैसा भी पहले अपना ही लगा के जाए, फिर उसको बच्चे को, उस व्यक्ति को पैसा मिले। तो वो कह रहा है एडवांस में पैसा दे दिया जाएगा जो भी उसे लाने की काम करेगा। तो उसके रिगार्डिंग रूल रेगुलेशंस बनाए जा सकते हैं इनके द्वारा। और जैसे ही अब वो बच्चा बोर्ड और कमिटी के पास उसकी पर्टिकुलर होम डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा, तो सेम अब वही प्रोविजन लागू होंगे जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो। किस बात के? सेक्शन नंबर, चैप्टर नंबर, कौन सा चैप्टर लागू होगा? चैप्टर नंबर 7 लागू हो जाएगा। 8 क्यों होगा? हाँ चैप्टर सर, नंबर 7 सोशल इंटीग्रेशन और रिहेबिलिटेशन ही तो पर्पज है ना हमारा, तो फिर वहां पर उस बच्चे को हम चैप्टर नंबर 7 लागू कर देंगे उसके ऊपर। यहां तक कोई डाउट हो पूछ सकते हो, कुछ भी पूछना हो तो। ज्योति जी कुछ पूछना है? सर, जी बोलिए। 95 क्लॉज 2 में जो ऑर्डर डिसीजन जब फाइनल हुआ है, तो हम्म कमिटी बोर्ड एस्कॉर्ट ऑर्डर जो दे रही है, ये हम्म वो वाली कमेटी होगी ना जो वही तो जहाँ पे फाइनल करेगी बच्चा है, डिसीजन, जहाँ तो जैसे वही बच्चा, कोलकाता वाला है। भाई जिनके पास बच्चा होगा वही तो फाइनल करेगी ना, ऑर्डर तो वही देगी कि भाई हमारे पास बच्चा है, इसे प्राप्त कर लो आप, उसका ही काम है ये तो। और वो जैसे ही, क्योंकि वो तो कंसल्ट ही तो कर रही है उससे, लेकिन अभी भी फाइनल को इसको करना है, उसे ही तो करना है जिसके पास बच्चा है। तो उसने फाइनल ऑर्डर दिया है, उस कमिटी को रिसीव करना है, और जैसे ही रिसीव कर लिया उसके 15 दिन के अंदर अंदर वो अपनी तरफ से कोई एस्कॉर्ट भेजेगी और बच्चे को मंगा लेगी। अब देखिए सेक्शन नंबर 96, फिर से ट्रांसफर की बात हो रही है।
अब देखो किस ट्रांसफर की बात कर रहा है, तो कह रहा है ट्रांसफर ऑफ चाइल्ड बिटवीन द चिल्ड्रन होम, ए स्पेशल होम, फिट फैसिलिटी, फिट पर्सन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया। अब ये थोड़ा सा चक्कर है इसमें। कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कभी कभी कमिटीज फेल हो जाती है। कमिटी इन द सेंस जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है ना, वो अपनी फैसिलिटीज और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराने में ही फेल हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? हमने पढ़ा है कि कभी तो हम उनको कैंसिल कर रहे हैं, कभी विड्रॉ कर रहे हैं, कभी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करा रहे, कभी अब्यूज कर रहे हैं बच्चे का। फिर क्या करेंगे उस केस में हम? और कह रहा है एनी पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के किसी भी भाग में। तो मतलब स्टेट स्टेट के बीच में हो रही है बात, होम डिस्ट्रिक्ट के बाद बीच में हो रही है, और एक पर्टिकुलर होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही हो रही है। तो तीन तरीके की कैटेगरी बना दी इसने इस तरीके से। दो तो क्या हो गई, दो स्टेट्स के बीच में भेज रहे हो एक तो, ठीक है। दूसरा स्टेट के अंदर ही भेज रहे हो, स्टेट के अंदर भी किसमें, होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही भेज रहे हो, तो उनकी बात हो रही है। अब देखो, और भेजना कैसे है, सपोज करो एक चिल्ड्रन होम कहाँ का है, राजस्थान का। उस चिल्ड्रन होम से हमें कहाँ भेजना है बच्चे को, किसी दूसरे स्टेट के चिल्ड्रन होम में भेजना है, या ऑब्जर्वेशन होम में भेजना है, जहां पर भी ट्रांसफर करना है उस बच्चे को। तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी, तो ये स्टेट हो गया ना। जैसे राजस्थान से हरियाणा भेजना है, तो हरियाणा के लिए ट्रांसफर करना, तो वो इन स्टेट इंटर स्टेट हो गया। और अगर राजस्थान के एक चिल्ड्रन होम से दूसरे स्टेट में भेजना है, तो वो इन स्टेट हो गया, स्टेट के अंदर हो गया। तो उन्हीं की बात हो रही है। देखो क्या लिखा हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट में एट एनी टाइम। अब ये स्टेट गवर्नमेंट कहां की है, वहां की जहां पर वो बच्चा है, और वहां के किसी स्पेशल होम में, या किसी चिल्ड्रन होम में, या किसी फिट फैसिलिटी के अंदर वो बच्चा है। तो वहां की स्टेट गवर्नमेंट के लिए बात की जा रही है। कह रहा है एट एनी टाइम, किसी भी समय, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी और बोर्ड। कमिटी और बोर्ड की रिकमेंडेशन कब आती है, मैंने बताया था जब एक्शन लेती है ना, वो विजिट करने जाती है और पता चलता है कि बच्चा जो है उसको अब्यूज किया जा रहा है, उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वहां पर उसको प्रॉपर सर्विसेज नहीं दी जा रही है। ऐसी रिकमेंडेशन करी थी कमिटी के द्वारा या बोर्ड के द्वारा, जब वो विजिट करने जा रही थी। तो फिर वो क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी समय, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर कोई भी बात लिखी हुई हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तक तो आपने भेज दिया था, लेकिन कह रहा है अब इस एक्ट में कुछ लिखा हुआ हमें फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी। कह रहा है कीपिंग द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड इन द माइंड, बच्चे के हित को ध्यान में रखते हुए, बच्चे के हित को ध्यान में रखते हुए। तो मे लिखा हुआ था ना, अब इस मे के साथ क्या पढ़ना है, ऑर्डर को पढ़ना है। स्टेट गवर्नमेंट में ऑर्डर द चाइल्ड ट्रांसफर फ्रॉम एनी चिल्ड्रन होम और स्पेशल होम, फिट फैसिलिटी और फिट पर्सन टू द होम फैसिलिटी विद इन द स्टेट with the prior intimation to the concerned committee or the board। मतलब विद इन द स्टेट की बात हो रही है क्लॉज 1 में। तो इसका मतलब क्या है, सपोज करो राजस्थान का ही स्टेट है, और राजस्थान की एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में भेजना है बच्चा। तो फिर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर जहां पर उस बच्चे को भेजना है, जैसे कंसर्न बोर्ड के पास भेजना है, सपोज करो वही चीज, सपोज करो ये तो चिल्ड्रन होम की बात हो रही है, एक चिल्ड्रन होम से दूसरे चिल्ड्रन होम में। सपोज करो ये ही बात जो है, आप जो 96 की बात कर रहे हो, वो कौन सा केस है, 95 का ही है। वहां पर भी तो बच्चा फंसा हुआ था कि नहीं फंसा हुआ था 95 के केस में? भाई बच्चे को वहां से ट्रांसफर कर रहे थे ना अपन, कर रहे नहीं कर रहे थे? वो किस केस में कर रहे थे कि बच्चा जो है उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का नहीं था, और उसके हित में ये था कि उसको उसकी होम डिस्ट्रिक्ट में भेज करके उस पर डिसीजन लिया जाए। तो उस केस में कंसर्न बोर्ड और कमिटी ने कहा कि भाई इस बच्चे को क्या है वहीं ट्रांसफर कर दो जो इसकी होम डिस्ट्रिक्ट है। इतनी दूर आके क्या करेगा, अब मान लो इसके पेरेंट्स भी आएंगे तो इतनी दूर थोड़ा आएंगे बार बार उससे मिलने के लिए। तो इससे बेहतर क्या है, बच्चे को वहीं भेज दो जहां से आया है। तो फिर ये 95 वाले क्लॉज के ऊपर भी 96 लागू हो रहा है, क्योंकि ये ट्रांसफर करने की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि जो ट्रांसफर की बात हमने 95 में कही थी, उसका प्रोसीजर क्या होगा, और वो प्रोसीजर चला कौन रही है, उसकी बात 96 में हो रही है। तो एक तरीके से मैं बताऊं तो आप इसको आसानी से लिख सकते हो। क्लॉज 1 जो है, इसका क्लॉज 1 विद इन स्टेट की बात करता है। तो एक, जैसे कि जयपुर का है कोई,
और वो कहां भेज रहा है उसे, अजमेर भेज रहा है। जयपुर के ने रिकमेंड किया है कि भाई इस बच्चे को कहां भेज दिया जाए, अजमेर के में भेज दिया जाए। तो अब अजमेर का जो जिसमें चिल्ड्रन होम या कमिटी या बोर्ड है, उससे पहले कंसर्न किया जाएगा, और वो कंसर्न कौन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। वो कहेगी साहब ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पे एक बच्चा है जयपुर में रह रहा है, उसे आपके यहाँ भेजना है, तो आप क्या काम करोगे, फिर वो पूरी व्यवस्था करेगी ना उसके लिए। तो इसलिए उसे कंसर्न किया जा रहा है, इसलिए लिखा हुआ था प्रायर इंटीमेशन, अंडरलाइन कीजिए उस शब्द को, विद इन द स्टेट विद द प्रायर इंटीमेशन। आगे देखिए, ये तो हो गई विद इन द स्टेट। अब देखो दूसरा प्रोवाइजो, इसका प्रोवाइजो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, फॉर द ट्रांसफर ऑफ अ चाइल्ड बिटवीन द सिमिलर होम और फैसिलिटी और अ पर्सन विद इन द सेम डिस्ट्रिक्ट। अब इसने एक प्रोवाइजो में जो बात की है, ये तो विद इन स्टेट की हो गई, अब हो रही है विद इन डिस्ट्रिक्ट, उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब आपने पढ़ा था ना कि एक ही डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे जेजे बोर्ड हो सकते हैं, सीडब्ल्यूसी भी हो सकती है। अब सपोज करो जयपुर ही हमारा बहुत बड़ा है, तो जयपुर अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट है कि नहीं है, लेकिन अब जयपुर कितने भागों में बढ़ चुका है, कितनी डिस्ट्रिक्ट, 4 भागों में बांट दिया। दो भागों में बटा हुआ है आपका, हाँ, 2 डिस्ट्रिक्ट बना दिए इसके अंदर। पहले एक ही थी, पूरा एक जयपुर मेट्रोपॉलिटन एरिया कहलाता था, रूरल और दोनों में। अब इसको 2 भागों में बांट दिया आपका, साउथ में और नॉर्थ में, 2 भाग काट दिए इसके। तो 2 डिस्ट्रिक्ट है अब आपके यहाँ पे, नॉर्थ जयपुर और साउथ जयपुर, जैसे दिल्ली के अंदर पार्ट बना रखे हैं उसके। Sir, there are 4 districts in Jaipur, 4 smaller districts in Jaipur. 4 डिस्ट्रिक्ट बनाए इसमें, हाँ, नॉर्थ साउथ और एक और 2 है कुछ तो। मेरे को चेक करना पड़ेगा क्योंकि मुझे 2 ही पता है। यस सर। चलिए यहां पर बेसिक अब अभी अपन मान लेते हैं कि जयपुर है एक, ठीक है आपका। आगे देखिए क्लॉज 3, विद इन द डिस्ट्रिक्ट हो गया। यहां पर इसको समझ लीजिए, ट्रांसफर ऑफ अ चाइल्ड बिटवीन द सिमिलर होम और फैसिलिटी और अ पर्सन विद इन द सेम डिस्ट्रिक्ट कमिटी और बोर्ड एज द केस में बी ऑफ द सेड डिस्ट्रिक्ट शैल बी कॉम्पिटेंट टू इशू सच ऑर्डर। अब जो भी कॉम्पिटेंट होगी वो ऑर्डर इशू कर देगी और कहेगी भाई ऐसा करो, अपने यहाँ के यहाँ पर ये बच्चा मिला है, इसको ट्रांसफर कर रहे हैं हम एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो अब कमिटी तो एक ही है और बोर्ड भी एक ही है, लेकिन अब ट्रांसफर कहां से किया जा रहा है, यही एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब यहां पर कंसर्न थोड़ा करना पड़ेगा किसी और कमिटी और बोर्ड से। अब किससे कंसर्न करेंगे, ये चिल्ड्रन होम से। इसके अंदर एक चिल्ड्रन होम नहीं है, 2 चिल्ड्रन होम है, तो यहां से उस बच्चे को दूसरे चिल्ड्रन होम में भेजना है उसी डिस्ट्रिक्ट के में, तो फिर वहां भेज देंगे। और उसके लिए ऑर्डर इशू कौन कर सकती है, सेम डिस्ट्रिक्ट की जेजे बोर्ड कर सकती है या कमिटी कर सकती है साहब, ठीक है। आगे देखिए, लेकिन यहां पर एक चीज लिखी हुई है, कमिटी और बोर्ड ऑफ द सेड, ये एज द केस में भी को हटा करके कैसे पढ़ोगे तो ऑफ द बोर्ड, बोर्ड ऑफ द सेड डिस्ट्रिक्ट, मतलब जिसके बारे में बताया गया है सेम डिस्ट्रिक्ट का, मतलब बता रखा है कि सेड डिस्ट्रिक्ट की जो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की जिसके बारे में बताया गया है उसकी कॉम्पिटेंट बोर्ड और कमिटी की बात हो रही है, वही ऐसा ऑर्डर इशू करेगी। आगे है क्लॉज 2, ये तो क्लॉज 1 के अंदर ही बात आ गई, प्रोवाइजो की जो बात हो रही थी। अब है क्लॉज 2 इसका, ये कह रहा है इफ द ट्रांसफर इज बीइंग ऑर्डर बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू एन इंस्टीट्यूशन आउटसाइड द स्टेट। अब देखो किसकी बात हो रही है,
बिटवीन द स्टेट्स की बात हो रही है। अब बिटवीन द स्टेट कौन से हो गए? राजस्थान, और दूसरा हो गया हमारा हरियाणा। ठीक है, अब बिटवीन स्टेट की बात हो रही है। तो अब यहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है जिसके पास बच्चा है वो राजस्थान की है। अब वो क्या करना चाहती है? ट्रांसफर करना चाहती है उस बच्चे को हरियाणा में, क्योंकि वो बच्चा हरियाणा का था। अब वहां ट्रांसफर करना चाहती है तो सबसे पहले किससे डिस्कस करना पड़ेगा? वहां की कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट से, कि साहब हम ऐसे ऐसे आपके पास बच्चा भेजना चाह रहे हैं। तो फिर वो अपने वहां पे बात करेगी, फिर वो भेज देंगे हम बच्चे को। तो इसलिए लिखा हुआ है द ट्रांसफर इज बीइंग ऑर्डर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू एन इंस्टीट्यूशन आउटसाइड द स्टेट। वो इंस्टीट्यूशन जहां ट्रांसफर करना है ना बच्चे को, वो आउटसाइड द स्टेट है। वो है कहां? हरियाणा में है। तो कह रहा है दिस शैल बी डन ओनली इन कंसल्टेशन विद द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। तो जिसमें भी ट्रांसफर करना है उससे कंसल्ट किया जाएगा पहले। आगे देखिए, फिर इसके बाद आता है आपका क्लॉज 3। अब ये क्लॉज 3 जो है टाइम पीरियड के बारे में बता रहा है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्री के लिए क्वेश्चन आ सकता है आपका, इस पे स्टार लगा लीजिए। ये कह रहा है कि क्या अगर उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया हमने बच्चे को, और सपोज करो 6 महीने हो गए वहां पे रहते रहते, और ऑर्डर पास कर रखा था 1.5 साल का, अब 6 महीने ये हो गए और आपने उसे ट्रांसफर कर दिया एक से दूसरी जगह, क्या वो 6 महीने फिर से दोबारा काउंट करने पड़ेंगे क्या बच्चे के लिए? तो फिर वो कह रहा है कि वो इंक्रीज नहीं होगा टाइम पीरियड, वो भी उसमें कैलकुलेट हो जाएगा। टोटल पीरियड ऑफ स्टे ऑफ द चाइल्ड इन चिल्ड्रन होम स्पेशल होम शैल नॉट बी इंक्रीज बाय सच ट्रांसफर। ऐसे ट्रांसफर से कोई भी इंक्रीजमेंट नहीं होगा उसके अंदर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है ये वाला। पीरियड इज नॉट एक्सटेंडेड। अब कह रहा है क्लॉज 4 में कि ऑर्डर जो सबसेक्शन नंबर 1 में स्टेट गवर्नमेंट ने पास किया था या 2 में पास किया था, और जिसके लिए पास किया है, जहां पर वो बच्चे भेजने, जिस एरिया में भेजने हैं, तो अब ऑपरेटिव कमिटी और ऑपरेटिव बोर्ड कहलाएंगे। मतलब अब जो भी कार्रवाई करनी होगी वहां की कमिटी और बोर्ड करेंगी जहां पर वो बच्चा भेजा गया है। अब उनका काम होगा उसके बच्चे के बारे में सोचना। क्लियर है यहां तक की बात? अब आ जाएगी सेक्शन नंबर 97 पर। यहां तक कुछ पूछना है क्या आयुषी जी, रिया जी? नो सर। Oh, सर sir. हम्म, सर कल करवा देना प्लीज। बस 97 ही तो रह गया, 97 करा देता हूँ फिर छोड़ देना। 2 मिनट लगेगी, बड़ा नहीं है, बस छोटा सा है, बस समझाता ज्यादा हूं तो इसलिए ऐसा रहता है। बस हो जाएगा। देखिए 97 क्या कहता है? रिलीज ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन से रिलीज करने की बात हो रही है चाइल्ड को। मतलब वो बच्चा जो है किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में है। अब वो इंस्टीट्यूशन का है, कोई चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है, जो आपने सेक्शन नंबर 43 से और 52 तक के सेक्शंस में पढ़े थे। ठीक है, उन्हीं में से कोई इंस्टीट्यूशन है ये। अब वहां पर तो वो बच्चा रह रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति जो चाहता है कि नहीं भाई मैं इस बच्चे का ध्यान रख लूंगा, आपने पढ़ा था ना इस चीज के बारे में कि भाई पेरेंट्स को भी बच्चा सौंपा जा सकता है, उसके घर वाले आते हैं कि भाई हम रख लेंगे अपने बच्चे को, कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ दो इसे, तो फिर उनको भी बच्चा सौंपा जा सकता है। उसी के बारे में सेक्शन नंबर 97 कहता है। लेकिन डिक्लेयर ही क्या होना चाहिए? वो व्यक्ति जिसको बच्चा सौंपा जाएगा वो फिट पर्सन होना चाहिए, वो फिट फैसिलिटी में आना चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ चाइल्ड इज केप्ट इन अ चिल्ड्रन होम स्पेशल होम, या तो स्पेशल होम में है बच्चा। स्पेशल होम में किन बच्चों को रखा जाता है बताइए? कौन से बच्चे रखे जाते हैं? Heinous offense वाले बच्चे. ऐसे बच्चे, हीनियस ऑफेंस नहीं, हीनियस ऑफेंस के लिए तो प्लेस ऑफ सेफ्टी है, वो 49 में है, सेक्शन नंबर 49। और मैंने बताया था 48 के अंदर है आपका स्पेशल होम, उसमें चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट वाले, लेकिन वो ऑफेंडर जो होते हैं, कन्विक्टेड हो जाते हैं ना, उनको रखा जाता है। 48 में बता रखा है ये बात।
तो अब ये कह रहा है कि चाहे वो CNCP के हों चाहे वो स्पेशल होम के हों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑन अ रिपोर्ट प्रोबेशन ऑफिसर और सोशल वर्कर ऑफ द और गवर्नमेंट वॉलंटरी NGO, इनमें से किसी की रिपोर्ट आई उस बच्चे को लेकर के, और वहां पर कमिटी और बोर्ड जो है मे कंसीडर को अंडरलाइन कीजिए यहां पर। तो अब वो चाहें तो उसको रिलीज कर सकते हैं ऐसे बच्चे को। उसके बारे में, बच्चे के बारे में आई कोई रिपोर्ट, कह रहे हैं कि भाई बच्चा तो अब बिल्कुल सही रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे में कोई दिक्कत नहीं आई किसी तरीके की, तो उनको लग रहा है कि भाई बच्चा सुधर गया है, बिहेवियर में भी चेंज आ गया है, इसे सोसाइटी में डाला जा सकता है। तो क्या करेंगे वो, मे कंसीडर एब्सोल्युटली ऑन सच कंडीशन एज मे थिंक फिट, जैसा उनकी कंडीशन, जो भी उनको कंडीशन इंपोज करनी है, अगर बच्चा रिलीज करना है तो वो अपनी कंडीशन इंपोज कर सकते हैं। और परमिटिंग चाइल्ड टू लिव विद द पेरेंट्स, और उसको परमिशन दे सकते हैं कि भाई अपने पेरेंट्स के साथ रह सकते हो, अपने गार्जियन के साथ रह सकते हो, लेकिन ऑथराइज सुपरविजन, मतलब सुपरविजन डाल देंगे उनके ऊपर कि भाई प्रोबेशन ऑफिसर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। सपोज करो उसे 2 साल रहना था बच्चे को, लेकिन 1 साल तो इंस्टीट्यूशन में बिता दिया उसने और 1 साल और रह रहा है उसका, तो फिर उस केस में क्या होगा, तो उसकी बात यहां पर की जा रही है। ठीक है, तो सुपरविजन ऑफ एनी ऑथराइज्ड पर्सन नेम इन द ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर ही लिख दिया जाएगा नाम किस व्यक्ति का, प्रोबेशन ऑफिसर का, स्पेशलाइज जुवेनाइल पुलिस यूनिट का, मतलब जो भी उन व्यक्ति में से, वो हर रोज चेक करता रहेगा कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, या किसी NGO का। विलिंग टू रिसीव, जो भी मतलब उसे रिसीव कर रहा है उस व्यक्ति का भी नाम हो सकता है उसके अंदर। सपोज करो उसके घर वाले कोई हो, तो वो अगर कर रहे हैं कि भाई हम प्रोटेक्शन रखेंगे, तो उनके सुपरविजन में छोड़ रहे हैं, तो उनको भी वो कंडीशन माननी पड़ेगी। तो टेक चार्ज, एजुकेट, ट्रेन द चाइल्ड फॉर सम यूजफुल ट्रेड, कॉलिंग और टू लुक आफ्टर द चाइल्ड फॉर द रिहेबिलिटेशन, मतलब वो बच्चे को एजुकेशन देने के लिए कह रहे हैं, ट्रेनिंग देने के लिए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम रिहेबिलिटेशन करवा देंगे। तो जिस पर्पज के लिए ले रहे हैं बच्चे को, तो हम छोड़ने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन कंसीडर फिर भी कौन करेगा, इट्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द बोर्ड और द कमिटी, कमिटी के पास ये पावर है, वो चाहे तो छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी, लेकिन देखेगी कि वो रखने में तैयार है, एलिजिबल तो है ना, हाईली मोटिवेटेड तो है ना कि बच्चे को रख सकते हैं, पता चले 2 दिन बाद ही कह रहे हैं ले जाओ भाई बच्चे को, ये वाली बात। अब है इसका प्रोवाइजो, प्रोवाइजो जो है वो क्या कह रहा है, ये कहता है कि अगर सपोज करो वो जो कंडीशन हमने इंपोज की थी सुपरविजन की, अंडरलाइन कीजिए, फेल टू फुलफिल, चौथी लाइन लिखी हुई है प्रोवाइजो के अंदर, फेल टू फुलफिल सच कंडीशन। अब जिन कंडीशंस के आधार पर बोर्ड कमेटी ने उस बच्चे को भेजा था, उन्होंने मानी नहीं, पूरी नहीं की, कमेटी को फेल हो गई वो, तो कमेटी क्या करेगी, वापस से बच्चे को बुला करके वहीं जहां से लेके आई थी बच्चे को, वापस से वहीं भेज देगी, कहेगी इनके बस की नहीं है इस बच्चे को रखना। ठीक है, क्लॉज 2 देखिए, क्लॉज 2 जो है उसमें भी इस तरीके की बात बता रखी है। ये कह रहा है कि इफ द चाइल्ड हैज बीन रिलीज ऑन अ टेम्पररी बेसिस, किसी बच्चे को टेम्पररी बेसिस पे रिलीज किया जा रहा है, चाइल्ड इज नॉट प्रेजेंट इन द कंसर्न होम इन द परसुएंस ऑफ द परमिशन ग्रांटेड सबसेक्शन नंबर 1। अब उसे पर्टिकुलर चीज के लिए हमने छोड़ दिया था, रिलीज कर दिया था कि भाई तुम्हारा कोई काम है तो कर आओ, लेकिन वो पर्टिकुलर व्यक्ति वो उस टाइम पे आता ही नहीं है, हमने छोड़ा था 15 दिन के लिए, अपना जो काम धाम है उसे करके आ जाना। अब पर्टिकुलर ओकेजन के लिए छोड़ा था या पेरेंट्स से मिलने के लिए छोड़ा था कि भाई रख लो। अब उस केस में अगर बच्चे ने वो कंडीशंस फुलफिल नहीं की, कहा था कि टाइम पे आ जाना, नहीं आया वो बच्चा, तो फिर उस केस में क्या होगा, क्या उसमें वो, अब बच्चा तो वहां पर रह के आया था, हमने बच्चे को कहां भेजा था, उन पेरेंट्स के पास भेजा था ना रखने के लिए। अब हमने भेजा लेकिन वो पेरेंट्स संभाल नहीं पाए उसे, और कितने दिन के लिए भेजा, 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, लेकिन कंडीशन वो फेल हो गई। तो क्या वो 1.5 महीने का जो पीरियड है वो काउंट किया नहीं किया जाए या नहीं किया जाए, उसकी बात की जा रही है। क्लॉज 2 के ऊपर अंडरलाइन कीजिए, मतलब आई मीन स्टार लगा लीजिए, प्री का क्वेश्चन है आपके सामने। अब वो काउंट किया जाएगा टाइम पीरियड या नहीं किया जाएगा। जैसे सपोज करो जो 6 महीने के लिए बोला था कि ऑब्जर्वेशन होम में रखना है, लेकिन घर वाले आ गए उसके कह रहे हैं हम रख लेंगे, तो 1.5 महीना तो रख लिया उन्होंने, तो क्या अब वापस से रिकाउंट होगा क्या वो टाइम पीरियड, तो कह रहा है नहीं होगा, ऐसे केस में वही काउंट होगा। तो अंडरलाइन करो यहां पर, डीम पार्ट ऑफ द टाइम, पार्ट ऑफ द टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, वही टाइम जिस टाइम के लिए बच्चे को रखा गया था ना उसी के अंदर काउंट हो जाएगा वो सारा टाइम। लेकिन जो कंडीशन फुलफिल करने के लिए रखी गई थी बच्चे के ऊपर भी कंडीशन डाली गई थी, अब तक तो पेरेंट्स के ऊपर थी, अब कुछ कंडीशन ऐसी थी जो बच्चे के ऊपर भी लगाई गई थी, तुम्हें ये काम नहीं करना है, तुम्हें वो काम नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है। तो अगर उस बच्चे ने अगर वो ब्रीच कर दी, अंडरलाइन कीजिए,
fail to fulfill, child in conflict with law fail to fulfill the condition set by the board mentioned in 1 section number 1 subsection number 1, अगर उस बच्चे ने वो फेल कर दी जो कंडीशन लगाई गई थी उसके ऊपर, तो वो जो टाइम पीरियड में हो गई तो उनको काउंट नहीं किया जाएगा। लिखा है टाइम फॉर विच ही इज स्टिल लाइबल टू बी केप्ट इन द इंस्टीट्यूशन शैल बी एक्सटेंडेड बाय द बोर्ड। एक्सटेंडेड को अंडरलाइन कीजिए, शैल बी एक्सटेंडेड बाय द बोर्ड। अब उसने टाइम वेस्ट करवा दिया क्योंकि वो कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, बाहर मजे कर रहा है, तो अब सपोज करो 1 महीना बच्चे को रखा गया और कंडीशन तोड़ी किसने? बच्चे ने, तो बच्चे के ऊपर लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी। तो कह रहा है 1 महीने तक के लिए छोड़ा था ना, अब 1 महीना और बढ़ा सकता है अगर चाहे तो बोर्ड। इसलिए लिखा हुआ है शैल बी एक्सटेंडेड बाय द बोर्ड फॉर अ इक्विवेलेंट पीरियड इक्विवेलेंट टू द टाइम व्हिच लैप्स्ड ड्यू टू द सच फेलियर। जितना फेलियर हुआ है उस टाइम के इक्विवेलेंट टाइम पीरियड को बढ़ा सकता है। क्लियर है बात? तो ये इसकी मेन इंपॉर्टेंट बात है। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, सपोज करो वो बच्चा 3 महीने रहा वहां पर, 3 महीने में से 2 महीने तो उसने अच्छे बिताए, लेकिन 1 महीने की कंडीशन को तोड़ दिया, तो वो कंडीशन जिस टाइम के लिए ब्रीच हुई है और जिस दिन से ब्रीच हुई है उस दिन की डेट से, और जब तक वो स्पेशल होम या चिल्ड्रन होम के पास वापस ना भेज दिया जाए, वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो है वो जो है एक्सटेंडेड हो जाएगा। और जो 2 महीने अच्छे बिता लिए उसने, वो एक्सटेंड नहीं होगा क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और बहुत पीछे है, तो इसलिए इसको लोग जनरली पढ़ते नहीं है। आप पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री के क्वेश्चन से इससे आ सकता है आपके सामने सवाल। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मेरे से।